हम उस परंपरा को आज तक देख रहे हैं। सेकंड बात, थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि जब कर्नल टॉड ने यहाँ पर लिखना शुरू किया तो कर्नल टॉड ने एक किताब लिखी, बड़ी फेमस किताब जो राजस्थान से संबंधित है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो वो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन दो शब्दों की चर्चा राजस्थान के संदर्भ में भी करता है, राजस्थान के खास करके मेवाड़ के संदर्भ में करता है। मैराथन का युद्ध किसे कहा गया? हल्दी घाटी के युद्ध को मैराथन का युद्ध कहा गया। और नहीं, उल्टा कर दिया आपने, उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो ये दो शब्द हैं। अब इन शब्दों के अंतर्गत जैसे हम थर्मोपल्ली की बात करते हैं, थर्मोपल्ली जो शब्द है, ये शब्द मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो अभी तक का इतिहास लिखा गया, भारत के लिए भी ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जो उन लोगों ने लिखा वो यूरोसेंट्रिक अप्रोच से लिखा। जब यूरोसेंट्रिक अप्रोच से लिखा तो उनके दिमाग में यूरोप का इतिहास ही छाया रहता था। तो इंग्लैंड है, चाहे फ्रांस है, चाहे रशिया है, चाहे कोई और कंट्रीज हैं, वो लोग अपने को सब ट्रेस करते थे ग्रीस से। इसलिए उनके दिमाग में यही बात छाई रहती थी। आप याद कीजिए, आप लोगों ने सबने सुना है भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त, कौन? या नहीं, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा गया। आप सोचिए कब का नेपोलियन है? 18वीं 19वीं शताब्दी का, और समुद्रगुप्त है 5वीं शताब्दी का। आप कैसे ट्रेस कर रहे हैं दोनों को? फिर कह दिया गया भारत का शेक्सपियर कालिदास के लिए। कालिदास 4वीं 5वीं शताब्दी का और शेक्सपियर 16वीं शताब्दी का। क्योंकि उन लोगों की जो ट्रेनिंग हुई थी, कल्चरल ट्रेनिंग हुई थी, उन लोगों ने जो पढ़ा था, पढ़ने का तरीका डेवलप किया, वो उन्होंने सब उनके अकॉर्डिंग किया। इसलिए जब वो भारत में आते थे तो उनको लगता था अच्छा ये व्यक्ति है, अच्छा लिखता है, चलो इसको शेक्सपियर का दर्जा दे देते हैं, ये शेक्सपियर की तरह है। चलो ये युद्ध अच्छा लड़ा गया, हल्दी घाटी में इस तरह का युद्ध हुआ, चलो इसको ये नाम दे देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने थर्मोपल्ली, मैराथन, इस तरह के शब्द हमारे साथ भी जोड़ दिए। और ये ज्यादातर लिखने वाले ब्रिटेन के रहे, इंग्लिश कॉलोनियल। तो इस तरह से ये 4 युद्धों की चर्चा आती है। इनमें से जो 4 युद्ध में से 3 युद्ध जो थे, पहला, तीसरा, चौथा, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट बनने हैं, ये जीते गए स्पार्टन्स के द्वारा, यानी ग्रीस के द्वारा। इस वाले युद्ध में, थर्मोपल्ली में, ये लोग हारते हैं क्योंकि इनकी संख्या कम थी। आप लोगों ने बड़ी एक मैंने पहले भी बात की थी इस बारे में, एक बड़ी मूवी है 300, नाम ही उसका 300 है, कि 300 लोगों ने फारस की लाखों की सेना का मुकाबला किस तरह से किया। हार गए लास्ट में वो, क्योंकि वो एक दर्रे में लड़ रहे थे, जैसे हमारा हल्दी घाटी है, दर्रे में लड़ रहे थे। और 300 लोग स्ट्रेटेजिकली ऐसे लोकेटेड थे कि पर्शिया की कोई भी सेना आती तो उसको मारने में सक्षम रहते हैं। उनको मारना इतना आसान नहीं था, उन्होंने लोकेशन अपनी ऐसे स्ट्रेटेजिकली अपनी को ऐसे लोकेट किया कि उनको हराना इतना आसान नहीं था वहां पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, गद्दार हर देश में होते हैं। उन्हीं के बीच का एक गद्दार जाकर मिल गया जेरेक्स से। जेरेक्स राजा का नाम है, ईरानी राजा जो था। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्पार्टन्स में यह परंपरा थी कि अगर बच्चा योग्य नहीं है फिजिकली तो सेना में नहीं रहेगा। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो सेना के योग्य नहीं था, लेकिन वो सैनिक बनना चाहता था सैनिक का ही बेटा। तो वो इनके साथ मिल गया, पर्शियंस के साथ मिल गया, और उसने उस दर्रे का रास्ता इनको बता दिया। जब दर्रे का रास्ता बता दिया तो जेरेक्स की सेनाओं ने इनको चारों तरफ से घेर लिया, और वहीं पे जो इनका एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट आता है जो इन लोगों ने डेवलप किया था, अभी मैं उसकी चर्चा आगे भी आपको करके दिखाऊंगा, फैलेक्स सिस्टम, जिसमें वो ढाल लेकर के, सारे सैनिक ढाल लेकर के उसको छतरी बना लेते थे, और पूरे अगर 20,000 हैं तो 20,000, 10,000 हैं तो 10,000, ये 300 थे, ये 300 सैनिक सबने छाता बना लिया। एक सैनिक नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उधर से तीर चलेंगे, उधर से भाले आएंगे दूसरी साइड से। और अभी मैं आपको इसका पिक्चर दिखाऊंगा थोड़ी देर में।
तो इस तरह ये उनकी वॉर स्ट्रेटेजी होती थी। आप याद कीजिए, हमारे यहां सिकंदर आया तो इन सारी परंपराओं को साथ लेकर आया। आखिर क्या कारण था कि सिकंदर इतनी दूर तक चला आया? कोई ना कोई तो बात होगी। उसके खुद के पास बात होगी, उसके सैनिकों के पास कोई बात होगी, उसके सेनापतियों के पास बात होगी, कोई ना कोई बिंदु होगा। आधुनिक काल में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में उस जमाने के एक सेनापति ने लिखा कि वो अकेला आदमी 40,000 सैनिकों के बराबर है। 40,000 सैनिक। क्योंकि उसकी जो वॉर स्ट्रेटेजी है, युद्ध लड़ने की क्षमता है, कला है, आर्ट है, वो इतनी बेहतरीन है कि वो 40,000 के बराबर पड़ता है। तो इसी तरह से बात आती है अलेक्जेंडर के लिए। अब जरा अलेक्जेंडर का रास्ता देखिए आप, इस संबंध में भी क्वेश्चंस बनते हैं। अलेक्जेंडर, ये आप देख रहे हैं मैसिडोनिया, ये वाला पार्ट। मैसिडोनिया में ग्रीक्स लोगों के द्वारा और ग्रीस एरिया में भी इन लोगों के द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया गया था जिसे क्षत्रप सिस्टम कहते हैं। क्षत्रप प्रणाली। क्षत्रप प्रणाली ये एक प्रकार की मिलिट्री गवर्नरशिप हुआ करती थी। यानी अगर आपने कोई क्षेत्र जीता है तो किसी सेनापति को क्षत्रप बना करके वो क्षेत्र दे दिया जाए। वो वहां पर रेगुलेट करेगा, मिलिट्री आधार पर करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, और जितना भी सिस्टम है वहां का वो ही देखेगा। दिस इज कॉल्ड क्षत्रप। तो ये फिलिप यानी सिकंदर का पिता भी एक क्षत्रप था। एक आंख उसका अपने यहां बोलते हैं काणा होना, छोटी सी थी आंख एक फिलिप की, आंख में उसकी लगी भी थी युद्ध के दौरान। ये फिलिप अब आने वाले समय में ये परिवर्तन करने वाला था। इसने अटैक किया, बेटा बहुत छोटा है उस समय सिकंदर के मामले में हमको बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। जैसे महाराणा प्रताप के चेतक की बात करते हैं तो, और सिकंदर के घोड़े का नाम था पैकाफला। उसके नाम से उसने एक शहर भी बनाया। घोड़े से इतना प्यार था, जैसे हम चेतक की बात करते हैं कि महाराणा प्रताप को वो सुरक्षित जगह में छोड़ करके तब उसकी डेथ हुई। प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया के इतिहास में हम देखते हैं कि मानव का पशुओं से प्रेम रहा, विशेष रूप से कुत्ता, घोड़ा, गाय तो भारतीय संस्कृति में आती है, गाय तो पवित्र श्रेणी में आ गई, हाथी, ये सारे जानवर सेना में प्रयोग किए गए। और आज की डेट में भी जो पशु सेना में लिए जाते हैं उनको कमीशन किया जाता है, उनको रिटायर किया जाता है। उनकी भर्ती होगी, रिटायरमेंट होगा, इस एज में रिटायरमेंट करेंगे। तो सेम यही बात थी। अब यहां पर आप देखते हैं कि लगभग 336 में आकर के वो क्या बन गया, पिता की डेथ हो जाती है, हत्या होती है, और वो रूलर बन जाता है, क्षत्रप बन जाता है। अब उसके दिमाग में, जैसा मैं कंटिन्यूएशन में पहले चल रहा था, कि अरस्तु से पूछता है कि क्या मैं पूरब का अभियान कर सकता हूं। अब किसी ने उस समय पूरब के बारे में ज्यादा नहीं सुना था। हेरोडोटस की किताबों में, थ्यूसिडियस की किताबों में भारत के बारे में इतनी सी चर्चा थी कि जब आप इस इलाके में कहीं जाते हैं, इस इलाके में, तो आपको बहुत दूर, अगर इस चोटी पे जाएंगे तो आपको बहुत दूर एक दूसरा पर्वत नजर आएगा जिसे हिमालय कहते हैं, और उसी के आसपास इंडिया है। इंडिया, इंडिका शब्द उन्हीं लोगों का है, वहीं कहीं भारत है। नक्शे इन्होंने शुरू में बहुत गलत बनाए क्योंकि जानकारी कुछ थी नहीं। अब हिटलर की जो इसकी अलेक्जेंडर की जो नाराजगी है वो पर्शिया से है, भारत से नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत तो इसलिए आ गया क्योंकि यहां तक उसका साम्राज्य विस्तार था। ये देखिए सामने लास्ट निकाया लिखा आ रहा है, निकाया उसी ने बसाया था। तो अब उसने चलना शुरू किया। एक और सख्त बात अरिस्टो ने बोली इसको कि तुम पूरब की ओर जा रहे हो, लेकिन पूरब का फलसफा, उनकी फिलॉसफी और हमारी फिलॉसफी में बहुत अंतर है।
हम लोग कल्चरली बहुत साउंड हैं, सांस्कृतिक रूप से हम बहुत संपन्न हैं, समृद्ध हैं, हमारे पास हमारी एक फिलॉसफी है, हमारे पास हमारा एक विज्ञान है। लेकिन पूरब के लोग, ये उसकी थॉट उस वक्त ही बता रहा हूं मैं, अभी जब लौटेगा तब मैं आपको डिफरेंट बात बताऊंगा। उनका जो कहना है वो उस वक्त ये था गुरु का, इनके साथ विशेष इंटरेक्शन मत करना, इनका विश्वास मत करना, ये जिस्मानी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भौतिकतावादी लोग हैं, इन बातों को लेकर के तुम जाओ, पूरब की ओर जाओ। वो बात कर रहा था भारत के बारे में नहीं, पूरब के बारे में। इसमें ईरान भी शामिल है, पर्शिया भी शामिल है। अब ये आगे की तरफ बढ़ता है। पहला इसका जो आप देखिए निशान आपको देख रहे होंगे, ये एक जगह पहुंचा इजिप्ट में, आज भी ये जगह मौजूद है, इसको कहते हैं अलेक्जेंड्रिया। ये सामने लिखा है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया आज की डेट में भी इस भूमध्य सागर का, मेडिटेरेनियन सी का एक सबसे बड़ा पोर्ट है आज की डेट में भी। इसकी स्थापना सिकंदर ने की थी। सिकंदर जहां जहां गया वहां वहां वो अपनी संस्कृति के कुछ अवशेष छोड़ता चला गया, छत्रप डेवलप करता चला गया। और ये छत्रप बाद के काल में, मैंने अभी आपको बताया, हेलेनिस्टिक पीरियड में इसकी संस्कृति का विकास करने वाले हैं। इसके बाद वापस से लौटता है और धीरे 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 गोगामेला नाम के स्थान पर आता है। ये 331 से लेकर 331 यहां पे दो जगह हैं। देखिए ये आजकल इराक में पड़ता है। ये पूछा जाएगा कि कौन सा युद्ध हुआ था, जगह का नाम लिखे, गोगामेला। गोगामेला और दूसरा नाम इसका है अरबेला। ये जगह हैं दोनों, ये आजकल इराक में है। आजकल कमीशंस में ऐसे एग्जाम, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध किस देश में वर्तमान में स्थित है। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू किस देश में स्थित है, तो बेल्जियम में स्थित है। जैसे आया करबला का युद्ध हुआ था, किस देश में स्थित है, तो इराक में स्थित है। जैसे ये आया आपके पास गोगामेला। गोगामेला सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है सिकंदर का। ये लगातार युद्ध करता हुआ आ रहा है। देखिए ये इसकी कंटिन्यू जिंदगी युद्ध में गुजरेगी। 32.5 साल में तो डेथ ही हो गई। तो कंटिन्यू एक सैनिक की जिंदगी, लगातार युद्धों में उसकी गुजरेगी जिंदगी। और ये 331 में गोगामेला में इसने डेरियस थर्ड नाम का जो राजा था, जो कि फारस का राजा था, फारस के राजा को इसने हराया। मैंने आपको बताया कि जो फारस के लोग होते थे उनके पास बहुत बड़ी सेना होती थी, बहुत बड़ी सेना होती थी। और इनको देख करके ग्रीक लोग वैसे ही डर जाते थे, इतनी सेना। उनके पास अगर 5,000 है तो इनके पास 50,000 होती थी। लेकिन स्पार्टन्स की तुलना में ये जो पर्शियंस थे ये प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते थे। और सबसे बड़ी बात, ट्रेंड होने की बात भी दूसरी होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो युद्ध लड़ने के लिए चाहिए, वो है डेडिकेशन। अपना देश, अपनी मातृभूमि, अपनी सेना के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण। इनको तो सिखाया यह जाता था कि देश के बगैर तुम्हारा जिंदगी है ही नहीं, तुम बाद में, पहला देश स्पार्टा पहले है। इनके यहां से जो सेना आती थी पर्शियंस की तरफ से, इसमें दास होते थे, इसमें मर्शनरी ट्रूप्स होते थे, यानी पैसा देकर के लाए लोगों को। जब हम पैसा देकर लाएंगे तो भावना उस रूप में डेवलप नहीं होगी। तो इनके पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन सिकंदर उस सेना को हराने में सक्षम रहा। वॉर स्ट्रेटेजी, तो वॉर स्ट्रेटेजी सिकंदर ने बहुत बेहतरीन बनाई। उसका तो पहला तरीका यह होता था, आखिर क्यों सिकंदर इतना लोकप्रिय रहा। वो कहता था कि सेना अगर युद्ध लड़ने जाएगी तो पहला तीर, पहला भाला मेरे लगेगा तब मेरे सैनिक के लगेगा। जब किसी सेनापति के पास यह टेंडेंसी हो तो दिस इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। सच में वो बेहतर नेता है। और इसी नेतृत्व में वो एक के बाद एक जीतता चला गया। और आप जानते हैं कि जब वो भारतीय उपमहाद्वीप में आया तो यहां मालव गणराज्य था, क्षुद्रप गणराज्य था, पुरु के साथ उसका युद्ध हुआ। 2 जगह घायल हुआ है सिकंदर, 2 जगह। पोरस के साथ भी वो घायल हुआ है, मरने के कगार पर आ गया, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए आगे मैं ही जाऊंगा। इस कारण से उसके सैनिकों में जोश हो जाता था, सैनिक उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाते थे। समस्या यह थी
कि जब ये यहां से चलना शुरू हुआ तो आप जरा गौर करें, आज ये करीब 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस है। जो सैनिक यहां के हैं वो यहां की संस्कृति को न जानते, न समझते और न समझना चाहते। न भाषा सेम है, न संस्कृति सेम है, कुछ भी नहीं है उनके पास। इसलिए वो लौट जाना चाहते हैं। आप लोगों ने भारतीय इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जब सिकंदर की सेनाएं सिंधु पार कर गई, इस पर्टिकुलर इलाके में आ गई, हमारे पंजाब के एरिया में, तो सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उनको बताया गया कि गंगा के मैदान में यहां से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जो कि उस जमाने में घनानंद का राज्य था, नंद साम्राज्य। और सिकंदर की सेना यहां पे कई बार मजे चख चुकी थी युद्ध के, सिकंदर खुद भी देख चुका था। तो एक कारण तो यह है कि सैनिक लड़ना नहीं चाहते थे, इतने दूर आ गए थे कि अब वो घर जाना चाहते थे, बहुत हो गया। दूसरा कारण यह था कि एक बहुत बड़े साम्राज्य से आप युद्ध लड़ चुके हैं। अभी आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया कि जब गुरु ने बोला कि उस क्षेत्र में जाएंगे तो वहां के लोग ऐसे होते हैं, तो जब वह भारत के इस क्षेत्र में पहुंचा तो एक दांडायन नाम का ऋषि था, उसका उल्लेख है, हम नहीं कर रहे, उन्होंने किया हुआ है उल्लेख। भारत की जो ऋषि परंपरा आती है, तो बताया गया कि एक त्रिकालदर्शी ऋषि टाइप का व्यक्ति है, संत है, ऋषि है। त्रिकालदर्शी यानी जो तीनों कालों में देख सके, पीछे, आज, आगे। तो सिकंदर ने अपने एक सेनापति को भेजा, उसके पास 3-4 सेनापति थे, एनासेक्रिटीज, नियार्कस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर ने अरिस्टोबुलस को बोला कि जाके उसको बोलो कि मैंने बुलाया है विश्व विजेता सिकंदर। ये जाता उसके पास, बोलता है कि उसने तो कोई अभिवादन भी नहीं किया, तो जीत के घमंड में था। आपको मेरे विजयी सम्राट ने बुलाया है, विश्व विजयी सम्राट ने। कहते कौन विश्व विजयी? सिकंदर, अलेक्जेंडर। कहते कौन सा एरिया जीत लिया? कहता कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आप जानते हैं आपको क्या दंड मिलेगा? आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो दांडायन ने बोला मेरी तो मृत्यु हो चुकी है। अब ये और भी ज्यादा घबराया कि पागल आदमी के पास भेज दिया मुझे। उसने योग के द्वारा अपनी सांसें रोक ली। दिखाई तो सचमुच में मृत सा हो गया है। एनासेक्रिटीज सिकंदर के पास दौड़ा दौड़ा जाता है कि वो तो बड़ा अजीब सा ही आदमी है, आप ही को चलना पड़ेगा। गए वहां पे। सिकंदर थोड़ा सा टॉलरेंस वाला व्यक्ति था, उसने उससे बातचीत की तो उसको लगा कि इसमें कुछ दम है। बताया तो गुरु ने कुछ और था, यहां कुछ और निकल रहा है। वो उसकी बात को सुनता रहा। उससे बोला मैंने पूरा विश्व जीत लिया है। तो तुमने विश्व नहीं जीता है, ये कागज लो, पत्ता होता वहां पे, कागज तो आज तब था नहीं, पत्ता लो। पत्ता रखता है, ये रखा पत्ता, ये तुम्हारा साम्राज्य है, आओ यहां पे पैर रखो इस किनारे। सिकंदर ने पैर रखा तो ये यहां से उठ जाएगा। 1.5 साल के भीतर पश्चिम में तेरे खिलाफ विद्रोह होने वाला है, तू नहीं रहेगा, तेरा साम्राज्य चला जाएगा सिर्फ 1.5 साल में। फिर जहां तू खड़ा है ये राज्य भी नहीं रहेगा। एक इसी की तुलना में भारतीय कथा में एक और उल्लेख आता है, उस पे कथा में लिखा हुआ है कि वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य भी क्योंकि उस सेना का पार्ट बना हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य भी वहां पहुंचा हुआ था। तो दांडायन ने उसकी तरफ इशारा करके बोला आर्यावर्त में नए सम्राट का जन्म होगा, और वो जन्म हो चुका है। ये सम्राट सामने है। वो तो सैनिक था उस समय। अब कहते हैं कि सिकंदर जब यहां से लौटा, 326 में वॉर खत्म हो गया, सारे 325 में सारा प्रोसीडिंग हो गई कि अब पश्चिम की तरफ चल रहे हैं, बेबीलोनिया की तरफ, फारस की तरफ। तो वो जब चलने लगा
तो उसकी बायोग्राफी में और उसके जितने बारे में उसके बारे में संस्मरण है, वहां लिखा हुआ है कि मरने से पहले भी सिकंदर अपने वॉर याद नहीं कर रहा था। उसको याद आते थे भारत के वो नंगे साधु कि वो क्या बोल गए। आप लोगों ने सबने सुना कि उसी व्यक्ति ने बोला था कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, कि मैं जैसा आया था वैसे ही जा रहा हूं, दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूं। उसकी इस बात में बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। आज अभी कभी आपको डिस्कवरी देखने का मौका मिले तो देखिएगा, फॉरेंसिक साइंस एक डिपार्टमेंट होता है, एक ब्रांच होती है। उस ब्रांच के माध्यम से निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि सिकंदर के साथ वास्तव में उसकी डेथ हुई कैसे, क्या कोई पॉइजन था। अब वो सारी खुदाइयाँ होकर के उन सारी चीज़ों को उसके जितना भी लिटरेचर है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो सिकंदर का इतना पूरा ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं, इस एपिसोड में हम इतना बड़ा साम्राज्य जीता हुआ व्यक्ति, इसलिए सारा इसको क्या कह दिया गया, देखिए आप, अलेक्जेंडर यानी ग्रीस साम्राज्य यानी हेलेनिक साम्राज्य, जब वो पर्शियन एम्पायर की तरफ बढ़ा और आगे वो इंडिया के बॉर्डर पर आ गया, तो इस पूरे साम्राज्य को शब्द हेलेनिस्टिक कल्चर के अंतर्गत दिया गया कि हेलेनिस्टिक कल्चर क्या है। देखिए, दिस इज अ फैंसी वर्ड। ये आपके पास आना है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये ग्रीक आर्किटेक्चर है। पार्थेनन की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। ये एक तरह का मंदिर है, ये जीएस का मंदिर है। एक्रोपोलिस मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। एथेना का स्टैचू, एथेना एक देवी का नाम है, उस देवी के नाम पे नाम क्या पड़ा, एथेंस। पब्लिक बिल्डिंग्स है बहुत सारी। कॉलम्स मतलब ये जो खंबे स्तंभ बनते हैं वो कैसे बनते थे, इसकी अभी थोड़ा आगे नाम आएगा। किस तरह के मार्बल्स का प्रयोग होता था, किस तरह का आर्किटेक्चर उनका था, इस बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए इनका ग्रीक कॉलम्स हैं। ये दो तरह की शैलियां यहां पर प्रचलन में थी। एक तो डोरिक शैली थी और एक आयोनिक शैली थी। डोरिक एक जाति का नाम था, जैसे हम अपने यहां बोलते हैं कि मुगल शैली का आर्किटेक्चर, खिलजी शैली का आर्किटेक्चर, राजपूत शैली का आर्किटेक्चर, उसी तरह से इनके आया है डोरिक शैली और आयोनिक शैली। ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो शैलियां थी आर्किटेक्चर की, ये इस काल तक रही। आप देख रहे हैं ये सामने, ये डोरिक है, ये आयोनिक है, ये कॉरिंथियन है। कॉरिंथ नाम का जो शहर था, उसकी जो शैली थी उसको कॉरिंथियन बोला जाता था। आप इनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। देखिए ये तीन स्ट्रक्चर इसके सामने आ रहे हैं। आप याद कीजिए, आपको अगर याद आता हो, अशोक की लाट, सारनाथ से हमको एक पिलर प्राप्त हुआ है। और आपने देखा है कि भारत की जो हमारा मुख्य चिन्ह है सत्यमेव जयते, वो लाट लगभग इसी काल की है, अशोक के काल की है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, 3री 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। तो ये स्ट्रक्चर कुछ लोगों ने, जैसे कि जो पर्सिवल स्पेयर है या वी.ए. स्मिथ हैं, जो अंग्रेज इतिहासकार थे और चिंतक थे, उन लोगों ने लिखने की कोशिश की कि ये जो खंबे हैं भारतीयों ने यानी मौर्यों ने इन लोगों से सीखे, ग्रीस से सीखे। लेकिन आजकल ये अप्रमाणित हो गया है। अब इसमें बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारा आर्किटेक्चर में बहुत सारा काम हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल की एक किताब है इंडियन आर्ट, उन्होंने इसमें पूरी आर्ट की किताब है, पूरी की पूरी आर्ट हिस्टोरियंस। नेक्स्ट आए, ये आप देख रहे हैं ग्रीक आर्ट। ग्रीक आर्ट की चर्चा हो रही है, कैसे देवी देवताओं के मंदिर बनते थे। अब बात आती है फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। मैं यहां पे आपसे चर्चा कर रहा था कि जब हम ग्रीक संस्कृति की बात करते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन और ग्रीक संस्कृति की बात करते हैं, मैं दोनों शब्दों को एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, संस्कृति एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दोनों ही मानव की कृतियां हैं। दोनों को लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। मैकाइवर और पेज दो सोशियोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। वन इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी आर। लेकिन मोटे तौर पर एक हटकोबिट्स ने एक डेफिनेशन दी है। उनका कहना है कि कल्चर वो है एवरीथिंग विच इज मैन मेड
दैट इज कल्चर। जो भी मानव ने उसके आसपास बनाया वो संस्कृति है। और इसी के अंतर्गत हम अब बात करेंगे क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं। तो कल्चर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था उनके यहां दर्शन की परंपरा थी। तो हम सोक्रेटिस को भी देखते हैं, हम प्लेटो को भी देखते हैं, हम अरस्तु को भी देखते हैं, हम सोफिस्ट को देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ तो कई जगह इंडिया में स्कूल सुने होंगे, नाम सुना होगा, लड़कियों का महिलाओं का नाम रखा जाता है सोफिया, स्कूल्स के नाम होते हैं सोफिया। ये सोफिया शब्द यहां से आया है। और इसके बाद यहां पर कला की बात मैं आपसे कर चुका हूं, विज्ञान की बात, विज्ञान, गणित, इन सब क्षेत्रों में आप लोगों ने सबने सुना है पाइथागोरस। पाइथागोरस ज्योमेट्री में नाम आता है, पाइथागोरस की थ्योरम है, पूरी की पूरी थ्योरम है। और इसके अलावा जब यूक्लिड्स की बात करते हैं तो वो भी थ्योरम क्या है, वो पूरी की पूरी ज्योमेट्री की किताब है उनकी। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि 18वीं 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ जो जयपुर शहर है, जयपुर शहर में इस राज्य में जयसिंह द्वारा इस किताब का अनुवाद करवाया गया था। तो ये यूक्लिड्स और मैं खास करके पाइथागोरस की, इन लोगों की मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक बात आती है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना गया, थ्यूसिडियस को वैज्ञानिक इतिहास लेखन का पिता माना गया। ये दो क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ये 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व तक के लोग हैं। पिछली बार तो क्वेश्चन ये आया था कि किस काल में था, क्वेश्चन ये था किस काल में था, 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्या किया इन्होंने? देखिए, मैंने पहले भी चर्चा की होगी ये कि किस तरह से दुनिया के इतिहास में इतिहास लेखन शुरू हुआ। ग्रीक्स ने इतिहास लिखा, रोमन्स ने उसके बाद इतिहास लिखा, चाइना वालों ने इतिहास लिखा, सुमेरियन ने इतिहास लिखा, अरबों ने इतिहास लिखा जिसको हम तारीख लेखन कहते हैं, भारतीयों ने इतिहास लिखा जिसको हम इतिहास पुराण की दृष्टि से देखते हैं। तो लेकिन इनके इतिहास लेखन में क्या मेन फर्क था जिस कारण से इनको पिता बोला जा रहा है? वो पहला फर्क ये था कि इन्होंने तिथिबद्ध रूप से इतिहास लिखना शुरू किया, टाइम। क्योंकि हम जब इतिहास के 3 टूल्स की बात करते हैं तो 3 टूल्स आते हैं, प्लेस, पर्सनैलिटी एंड टाइम। मैंने आपको बताया सबसे पहले कोई भी बात करें, भारत आजाद हुआ तो आप बोलेंगे कब हुआ? तो पहला शब्द क्या आया? कब। एक्चुअली हम लोग अभी तक सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज को जो हमारा पढ़ने का तरीका है वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं है। हमें सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज को, खास करके सोशल साइंस को WH से पढ़ना चाहिए। WH मतलब व्हाट, बट, वेयर, व्हेन। जब हम प्रश्नों के आधार पर पढ़ना शुरू करेंगे तो वैज्ञानिक क्रम बनेगा। तो चाहे एरिया सोशियोलॉजी का हो, चाहे साइकोलॉजी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉल साइंस का हो। तो यहां पर इन्होंने जो इतिहास लिखना शुरू किया वो हिस्टोरिका नाम की किताब है, आजकल अवेलेबल है, अब तो उसके नए वर्जन्स आ गए हैं। जब थ्यूसिडियस ने लिखना शुरू किया तो उसने साइंटिफिक अप्रोच से लिखना शुरू किया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज की साइंटिफिक अप्रोच क्या कहती है। आज की साइंटिफिक अप्रोच हिस्ट्री राइटिंग की ये कहती है कि कोई बात अगर बोली जा रही है तो वो बात किसी दूसरे सोर्सेस के माध्यम से प्रमाणित होनी चाहिए। आपने बोला भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ये किसी किताब में लिखा था। हमने पूछा प्रमाण क्या है? तो किताब में लिखा था। तो किताब में तो कलकत्ता भी लिखा हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के समय में कलकत्ता भी राजधानी रही। तब बोला गया ये रहे अभिलेखीय प्रमाण, अभिलेखों में आया है। आप देखिए इंडिया गेट पे क्या लिखा है। तब आएगा विदेशी साहित्य क्या कह रहा है, तब आएगा मुद्राएं क्या कह रही हैं, तब आएगा आर्कियोलॉजी क्या कह रही है। ये 5-6 प्रमाण अगर हमारे पास इतिहास लिखने में आते हैं देन वी आर राइटिंग साइंटिफिक हिस्ट्री। अदरवाइज जैसे मैंने अभी ग्रीक इतिहास में आपको बताया कि इनके यहां मिथक ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी ऐतिहासिक किताबें लिखनी शुरू की और हेरोडोटस 600 साल तक तो मिथक ही चलते रहे। इसलिए उन्होंने भारत के इतिहास को भी ऐसा ही देखना शुरू किया। हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को, हमारा वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य को कई बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नो डाउट उन्होंने हमारे साहित्य को हम तक पहुंचाया, यह उनकी देन है।
लेकिन उनमें कई लोग ऐसे लिखने वाले भी थे जिनका दृष्टिकोण भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति के प्रति रिएक्शनरी था।